अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, बसीरत ऑनलाइन के स्पेशल प्रोग्राम गुफ्तगू में आपका इस्तकबाल है, वेलकम है। आज हमारे गुफ्तगू का मौजू, जो हमारा टॉपिक है, वो है किसान तहरीक, किसान आंदोलन और हुकूमत की बेतवज्जही बेहिसी। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मुल्क के मारूफ डॉक्टर और किसान तहरीक की हिमायत में सरगर्म रोल अदा करने वाले डॉक्टर हरजीत सिंह भट्टी। डॉक्टर साहब एम्स रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के साबिक प्रेसिडेंट हैं और इस वक्त प्रोग्रेसिव मेडिकोज एंड साइंटिस्ट फोरम के नेशनल प्रेसिडेंट हैं और जीरियाट्रिक मेडिसिन कंपनी में एमडी हैं और अपनी पूरी टीम के साथ किसान आंदोलन में शामिल हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका अपने प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और मैं आज आपसे कुछ सवालात करूंगा, तो आपका वेलकम है हमारे इस प्रोग्राम में डॉक्टर साहब। धन्यवाद, धन्यवाद जी, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल जो आपसे मेरा है वो ये कि आप लोग किसान आंदोलन का सपोर्ट कर रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों? आप तो डॉक्टर हैं और ये आंदोलन जो वो किसानों का है, तो आप डॉक्टर होकर किसान का सपोर्ट कर रहे हैं, किसान आंदोलन का, ऐसा क्यों है? ये सर। जी, सबसे सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने इस प्लेटफॉर्म पे मुझे बुलाया और अपनी बात रखने का मौका दिया। दूसरी बात ये है कि ये अभी इसे सिर्फ किसान आंदोलन कहना ठीक नहीं होगा, अब ये जन आंदोलन बन चुका है। जो भी इंसान खाना खाता है, आज ये सबका आंदोलन है। और अगर आप हम कहते हैं कि मैं रोजी रोटी कमाने जा रहा हूं, अपने प्रोफेशन को भी रोजी रोटी से जोड़ा जाता है, आपकी हर चीज को रोजी रोटी से जोड़ा जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली इंसान जो करता है वो खाना फसल के खाने के लिए, उगाने के लिए करता है। तो हम प्रोफेशनली, मैं एक डॉक्टर हो सकता हूं, लेकिन उसके साथ साथ मैं इस समाज का हिस्सा भी हूं। मेरे भी परिवार से लोग जो है वो खेती करते हैं, मेरे भी जानकार हैं जो खेती करते हैं। तो हम एक समाज का हिस्सा हैं और इस समाज ने हमारे ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है। मैं एक डॉक्टर बन गया हूं, लेकिन एक डॉक्टर बनने के पीछे मेरे समाज ने मेरे लिए कितनी मेहनत की है। मैं आराम से बैठ के अपने कमरे में जब पढ़ता था, तब यही किसान सुबह 4 बजे उठ के खेतों में काम करता था, फसलें उगाता था। तो उसने भी दिन रात मेहनत मेरे लिए की है ताकि मेरे तक खाना पहुंच सके। फिर उसके अलावा उसने देश की जीडीपी को बनाए रखा, अर्थव्यवस्था को बनाए रखा, ताकि हमारे मेडिकल कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स चलते रहें। तो जब वो इस देश में इतना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आज अगर उनको किसी चीज से परेशानी है, तो हम अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। हमें भी उस जिम्मेदारी को समझना होगा और हमें अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अब उन किसानों के साथ खड़े होकर उनकी सेवा करनी होगी। सर, मेरा दूसरा सवाल ये है कि आखिर ये जो फार्मर्स रूल, यानी कि जो नया कानून है जिसे कृषि कानून कहते हैं, आखिर इसमें क्या ऐसी कमी है कि इस तरीके से किसान जो है आंदोलन कर रहे हैं, और क्या ऐसी कमी है जिससे किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा? मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शक, जो हमारे नाजरीन हैं, वो ये समझना चाहते हैं। आप ज़रा इसको समझाएं कि आखिर वो क्या कमी है इस कानून में जिसकी वजह से इतना बड़ा ये आंदोलन हो रहा है इसके खिलाफ। जी, सबसे पहले तो देखिए, ये 3 कानून सरकार लेके आई है। एक्चुअली इस कृषि कानूनों में 3 कानून हैं। सबसे पहला जो है वो है, मतलब इनके नाम तो काफी बड़े बड़े हैं कानूनों के, लेकिन मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में समझाऊंगा कि इनका जो सबसे पहला जो इसका है वो है असेंशियल कमोडिटी एक्ट, जिसे कहते हैं। तो असेंशियल कमोडिटी एक्ट का मतलब पहले ये था कि पहले बहुत ज्यादा जमाखोरी होती थी। जब देश हमारा बना, देश बनने के बाद बहुत जमाखोरी होती थी, और जो हमारी जरूरत की आइटम्स हैं, जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में चाहिए, वो उनकी जमा कर लेते थे लोग। और जमा करने के बाद जब जब डिमांड ज्यादा हो जाती है और सप्लाई कम होती है, तो उन चीजों की रेट बढ़ने लगते हैं। तो वो चीज को जमा करके उसके रेट बढ़ने लगते थे, और जब रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाते थे, तो जो उन्होंने जमाखोरों ने जो चीज 10 रुपए में खरीदी है, उसको 100 रुपए में बेचते थे। तो इस तरह की जमाखोरी को खत्म करने के लिए सरकार 1955 में एक एक्ट लेके आए। उन्होंने उस टाइम पे इस जमाखोरी के ऊपर रोक लगा दी थी कि कोई भी अब वो जमाखोरी नहीं कर सकता, कोई भी एसेंशियल कमोडिटीज को अपने पास नहीं रख सकता, और अगर वो करेगा तो ये गैर कानूनी है। लेकिन अब 2020 में सरकार फिर से वो जमाखोरी का कानून ले आई है। अब जो जितना चाहे वो स्टोर कर सकता है,
जितना चाहे उसे अपने पास जमा रख सकता है। अब इसके ऊपर कोई रोक नहीं है। अब इसको सरकार कैसे काउंटर कर रही है कि ये तो किसान के लिए भी छूट है, किसान फसल को रोक ले, वो जमा करके रख ले और जब फसल का दाम सही मिलेगा तब बेच दिए। अब आप देखिए कि कितना कोई मूर्ख होगा जो इस तरह की बात करेगा। वो जहां तो उसे इस देश के किसान की स्थिति का पता नहीं है, जहां फिर वो लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि इस देश का ज्यादातर किसान गरीब किसान है, वो खेती करता है, चीजों को उगाता है, बेच देता है। उसे इनफैक्ट फसल का सही दाम भी नहीं मिलता, वो फिर भी बेच देता है क्योंकि उसे पता है कि इससे घर का गुजारा हो जाएगा और अगली फसल भी बीजनी है। अब उसके पास स्टोरेज की कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई अमीर किसान नहीं है इस देश में, ज्यादातर किसान गरीब किसान है। तो स्टोरेज कौन करेगा? स्टोरेज करेंगे ये बड़े बड़े व्यापारी जो हैं, जो बड़े बड़े हमारे जो हम जानते हैं कि जो अंबानी अडानी टाइप के, जिन्होंने स्टोरेज ऑलरेडी बनाने शुरू कर दिए हैं, उन्होंने कोल्ड स्टोरेजेस बनाने शुरू कर दिए हैं। तो वो लोग जो हैं वो इसकी जमाखोरी करेंगे। तो अब वो जमाखोरी करेंगे, उसके बाद फिर जब जमाखोरी करने के बाद जब वो अपना मतलब जब उन्हें बेचना होगा, जब चीजें महंगी हो जाएंगी, तो वही 10 रुपए की चीज खरीदेंगे और 100 रुपए की बेचेंगे, जब उससे भी ज्यादा की बेचेंगे। तो पहले कानून में तो ये दिक्कत है कि जमाखोरी आपने क्लियरली अलाउ कर दी। फिर दूसरा उसका जो है, उसका प्राइस एश्योरेंस का बिल है। प्राइस एश्योरेंस का बिल है जिसमें कि हमारा एमआरपी को फिक्स करने की बात चल रही है, क्योंकि सरकार जो है वो लोगों को एमआरपी देने को तैयार नहीं, मतलब किसानों को एमआरपी देने को तैयार नहीं है। किसान का ये कहना है कि ये एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी देने को तैयार नहीं। सरकार का ये कहना है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस अगर हम देंगे तो हमें कम से कम, अगर पूरे देश के किसान को एमएसपी दे देते हैं तो हमें 17 लाख करोड़ रुपए चाहिए। 17 लाख करोड़ की हमें खरीदारी करनी पड़ेगी, जो कि इसकी इतनी हमारी सरकार की कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इतना महंगा अनाज खरीद सके। तो किसानों का ये कहना है कि अगर आप कार नहीं खरीद सकती, कोई बात नहीं, प्राइवेट प्लेयर खरीद लें। वैसे भी प्राइवेट खरीदते हैं, पेप्सिको भी खरीदती है, उसके अलावा बाकी जितने भी ज्यादातर फूड की जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है वो खरीदती हैं। उन्होंने कहा कि आप एमएसपी की गारंटी कर दीजिए कि अगर कोई एमएसपी के नीचे खरीदता है सामान को तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। एमएसपी को आप फिक्स कर दीजिए, फिर उसके बाद खरीदे जो मर्जी। सरकार नहीं खरीद सकती, प्राइवेट लोग खरीद लें। सरकार कह रही है कि नहीं, हम एमएसपी को गारंटी भी नहीं करेंगे, वो आपकी और बिजनेसमैन की डील है कि बिजनेसमैन जो है वो आपको जितने में दे दे। और यहाँ पे क्या होता है, ज्यादातर गरीब किसान होता है, वो उसको इतना डील करना आता नहीं। वो प्राइवेट कंपनियां जो है, अभी भी आप देखिए कि जैसे किसी चीज की अगर 1800 एमएसपी है तो 800 या 1000 में बिकता है। 800 से 850 का नुकसान हर किसान को क्विंटल के पीछे होता है। तो जब इस तरह का नुकसान सरकार किसान को हो रहा है, किसान चाह रहा है कि उसकी एमएसपी की गारंटी कर दी जाए, सरकार उसको भी नहीं मान रही। मतलब सरकार कह रही है कि ना हम खुद खरीद सकते हैं, हमारी कैपेबिलिटी नहीं है, ना हम आपको गारंटी दे सकते हैं कि कोई दूसरा आपको एमएसपी पे खरीदेगा। और एमएसपी का मतलब समझना जरूरी है। एमएसपी कोई नहीं है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। मतलब मिनिमम, कम से कम दाम है उसका कि इतने पे आपका खरीदा जाएगा। लेकिन वो कम से कम दाम भी किसान को वो एश्योर नहीं करना चाहती सरकार। और उसी के अंदर प्राइस एश्योरेंस वाला जो एक्ट है, उसी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि सरकार कह रही है कि अब हम फार्म्स को कॉन्ट्रैक्ट पे दे देंगे। मतलब गांव के गांव कोई कंपनी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे अपना फार्म ले लेगी और अब वही खेती करेगी, वहां मशीनों से काम होगा और वो इस तरह से सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट पे ले लेंगे। और अगर उस पे कॉन्ट्रैक्ट में अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, जहां आपको कोई मुश्किल है, तो आप ज्यादा से ज्यादा एसडीएम के पास या डीएम के पास जा सकते हैं। आप उसके ऊपर किसी कोर्ट में या कहीं पे आप उसकी शिकायत नहीं कर सकते। तो कल वो कॉन्ट्रैक्ट कर ले, गरीब किसान से उसकी जमीन हथिया ले, तो ये एक इनसिक्योरिटी किसान के दिमाग में बहुत बैठी हुई है। तीसरा जो इनका एक्ट है वो ट्रेड एंड कॉमर्स का है। ट्रेड एंड कॉमर्स के अंदर इन्होंने जो है एपीएमसी जो मंडियां हैं, जो हमारी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी थी, कि जितना भी एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस होता है उसकी मार्केटिंग करती हैं जो कमेटियां, एपीएमसी मंडियां कहा जाता है, को बाजार समिति भी कहा जाता है कुछ जगह पे। ये उसको सरकार जो है वो खत्म करने पे लगी है। मतलब खत्म इन द सेंस, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आज के बाद बंद हो जाएंगी, लेकिन उसके पैरेलल में इन्होंने एक प्राइवेट मंडियां स्टार्ट कर दी है। जब वो प्राइवेट मंडियां स्टार्ट कर दी हैं और उन प्राइवेट मंडियों पे काम पे कोई टैक्स नहीं है। जब आप एपीएमसी मंडी में
अगर आप सामान अपना बेचने जाओगे तो वहां आपके ऊपर टैक्स लगेगा, अगर आप वही अंबानी अडानी की मंडी में बेचने जाओगे तो वहां आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। तो इस तरह से वो जानबूझ, अब उसके ऊपर टैक्स नहीं, अगर 150 रुपए का टैक्स लग रहा है एपीएमसी मंडी को, तो वो तो टैक्स जो है वो किसान से निकालने की कोशिश करेगी मंडी। लेकिन प्राइवेट के पास 150 का टैक्स नहीं लग रहा, तो वो कोशिश करेगा कि 50 रुपए किसान को, 100 रुपए खुद रख लूं। 50 रुपए क्विंटल के पीछे अगर एक्स्ट्रा किसान को मिलेगा तो हो सकता है कि शुरू में 1-2 साल वो प्राइवेट मंडियों में जाए। इस वजह से एपीएमसी मंडियां बंद हो जाएंगी, क्योंकि लोग उधर जाएंगे नहीं, वहां पे नुकसान है, तो लोग प्राइवेट की तरफ घूमना शुरू हो जाएंगे, जहां पे थोड़ा सा भी बेनिफिट ज्यादा मिल रहा होगा, फसल का दाम ज्यादा मिल रहा होगा। तो धीरे धीरे करके एपीएमसी मंडियां जो है उनको खत्म करने का इरादा है। आड़तीय जो होते हैं वहां पे, जो ये सब इनकी सर्विसेज को, मार्केटिंग को मेंटेन करते हैं, उनको खत्म करने का इरादा। तो किसानों का इस पे भी रोष है कि वहां पे आप ये मंडियां खत्म क्यों कर रहे हैं, उनको और स्ट्रेंथन कीजिए। डेफिनेटली मंडियों में सुधार की जरूरत है, वो इस देश की कोई भी पब्लिक फैसिलिटी है, हर किसी में सुधार की जरूरत होती है, लेकिन आप उनको बिल्कुल खत्म ही कर दें। अब आप ये कहें कि भी सरकारी स्कूल अच्छे नहीं चल रहे, तो इसलिए सरकारी बिल्कुल खत्म ही कर दें और सिर्फ पूरे के पूरे प्राइवेट स्कूल ले आए, ये तो ठीक नहीं है। सरकारी स्कूलों को कैसे बेहतर किया जा सकता है उसके बारे में सोचना चाहिए। तो ये 3 एक्ट हैं और तीनों एक्ट्स में ये मेन प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से किसान आज सड़कों पे हैं। अच्छा सर, एक चीज़ हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से किसान आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा है, वैसे ही बीजेपी हुकूमत और बीजेपी पार्टी जो है इसको काउंटर करने के लिए गांव-गांव की सतह पर, इलाके की सतह पे नए नए किसानों को पैदा कर रही है और उससे के जरिए से उसकी हिमायत में बयान दिलवा रही है। इसके अलावा जो पंजाब के किसान जो इस वक्त दिल्ली के चारों तरफ यानी दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, उन्हें खालिस्तानी कहकर उनको बदनाम किया जा रहा है। इस सिलसिले में आप क्या सोचते हैं, आखिर ये हुकूमत क्या करना चाह रही है इस तरीके से? इस हुकूमत का हमेशा से यही काम करने का तरीका रहा है कि जो भी समझदारी की बात कर रहा है उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म कर दी जाए। क्योंकि जो समझदारी की बात करेगा वो समझदारी की बात लोगों की कॉन्शियसनेस को टच करेगी, लोग उसको समझेंगे, समझेंगे तो सवाल करेंगे, और सवाल करेंगे तो तानाशाह की देखिए एक परेशानी होती है कि उसके पास सवालों का जवाब नहीं होता। इसीलिए वो सिर्फ अपने मन की बात करता है, वो दूसरों की सुन ही नहीं सकता क्योंकि उसके पास जवाब नहीं। तो ये जो चीज है, इसीलिए ये इस तरह का जब रवैया रहता है तो इनका मेन होता है कि आप क्रेडिबिलिटी खत्म कीजिए। क्रेडिबिलिटी कैसे खत्म करेंगे? अब देखिए, सिखों की एक जनरल जो एक लोगों के माइंड में बहुत रिस्पेक्ट है, उनके साथ सेफ फील करते हैं और उनके टुवर्ड्स उनका एक इमोशन अटैच्ड है। अब आप उनकी क्रेडिबिलिटी कैसे खत्म कर सकते हैं कि उन्हें खालिस्तान से आप अटैच कर दीजिए। आप जब खालिस्तान से अटैच करोगे, उनको आप सेपरेटिस्ट बनाने की कोशिश करोगे, उनको आप ये बताओगे कि ये देशद्रोही हैं, ये देश के खिलाफ, जबकि यही बीजेपी सरकार दिन रात हिंदू राष्ट्र करती रहती है। सबसे बड़े सेपरेटिस्ट तो ये खुद हैं। इन्होंने ही लोगों के दिमाग में इस तरह की बात डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन दूसरे अगर कोई है, आज पंजाब स्टेट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से अपनी डिमांड रखने के लिए दिल्ली तक आ गया है, तो क्या पंजाब देश का हिस्सा नहीं है? क्या पंजाब का किसान दिल्ली नहीं आ सकता? क्या वो दिल्ली में आके जयकारा नहीं लगा सकता, वो बोले सोनेहाल नहीं कह सकता? ये संविधान सारी चीजों का हमें अधिकार देती है। संविधान में सब लिखा है, हम अपने रिलीजन को जहां चाहें वहां बैठ के उसे प्रीच कर सकते हैं। कोई कौन होता है ये कहने वाला कि अगर इन्होंने दिल्ली में आके निशान साहब लगा दिया है तो ये खालिस्तानी है? ऐसा कैसे बोल सकते हैं ये लोग? ये सिर्फ और सिर्फ एक क्रेडिबिलिटी को खत्म करने का तरीका है। उनका मेन पर्पस ये होता है कि लोग इनसे नफरत करने लगें और इनके खिलाफ हो जाएं। लेकिन ये बात आप ध्यान रखिए कि कोई भी दुनिया का बड़े से बड़ा प्रोपोगेंडा, ये तो अभी नए नए आए हैं, यहाँ पे चंद रोज हुए, इनसे बड़े बड़े तानाशाह होके इस दुनिया से चले गए, लेकिन कोई भी प्रोपोगेंडा लोगों की कॉन्शियसनेस से बड़ा नहीं होता। इंसान की समझ से बड़ा कोई प्रोपोगेंडा नहीं। आज इस देश के लोग समझ चुके हैं कि ये जो सरकार है, ये इनकी गतिविधियां गलत हैं और ये अपने ही देश के लोगों के खिलाफ काम कर रही है। तो आज लोगों के दिमाग में ये बात बैठनी शुरू हो गई है कि ये सरकार देशद्रोही है, ये सिर्फ जुमलेबाजी करती है, बड़ी बड़ी बातें करती है। बातों के मामले में अच्छे अच्छे नए नए कपड़े पहन के, नया अटायर डाल के, अब तो दाढ़ी भी बढ़ा के एकदम अपनी बातें करने में तो बहुत खूब है वो। लेकिन जब काम की बात आएगी तो जमीन पे एक भी सीधा काम अभी तक इन्होंने नहीं किया है। और ये किसान आंदोलन इनके लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट है इस सरकार के लिए। अगर ये इस किसान आंदोलन को भी
उसी प्रोपोगंडा के तहत खत्म करने की कोशिश करेगी तो ये खुद खत्म हो जाएगी। अगर थोड़े से भी समझदार होंगे तो इस किसान आंदोलन के अंदर की जो वेव है उसको समझने की कोशिश करेंगे, और अगर इनको सरकार में बने रहना है तो जल्दी से जल्दी किसानों की बात को समझना होगा, मानना होगा। उन्हें डीलेजिटिमाइज करने का या उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म करने की जितनी मर्जी कोशिश कर ले वो नहीं होने वाली। अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई कहते हैं किसानों की जो ये मांग है, क्या इसको हुकूमत मानते हुए इन तमाम कानून को वापस लेगी? और अगर ऐसा नहीं होता है कि इन कानून को, कवानीन को, जो लॉज बने हैं, एक्ट बने हैं, उसको वापस नहीं लेती है, तो ये तहरीक कितना लंबा जाएगी? आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, वहां पे जो मैंने लोकल वहां पे लोगों का मूड देखा है, जो वहां पे मैं लोगों से बात करता हूँ, तो उनकी तरफ से ये है कि वो तो यहीं बैठे हैं, वहीं मर जाएंगे। अब तो धीरे धीरे उनका पूरा सेटअप हो गया है। मैं तो कई बार इनफैक्ट उनसे बोलता हूँ, मैंने कहा आप लोगों ने तो यहाँ पे एड्रेस बना लिए हैं, टिकरी पे तो पिलर नंबर के हिसाब से ट्रॉलियां बताते हैं कि भाई 761 पिलर के पास मेरी ट्रॉली खड़ी है, वहां पे आ जाइएगा। लोगों के एड्रेस वहीं बन चुके हैं, तो इसलिए वो लोग वहां पे बैठे हैं, वो वहां से नहीं जाने वाले। उनको, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये कानून आज उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो भी उनकी मौत ही है। क्योंकि एक किसान से आप उसकी जमीन खींच लीजिए, उसकी फसल खींच लीजिए, तो पीछे क्या बचता है? ये शरीर लेके कहां पे घूमेंगे? ये तो जिंदा लाश है। फिर उसके बाद इंसान तो अपने पेशे से ही तो जिंदा है, नहीं तो अदरवाइज अकेला शरीर लेके कहां घूमते रहेंगे? तो ये चीज उनके दिमाग में बैठ गई है। दूसरी चीज ये है कि ये गैर संविधानिक है ये कानून। एग्रीकल्चर स्टेट का मैटर है, स्टेट अपने लॉज बनाता है। पता नहीं क्यों ये सरकार को क्या है कि सारा कमीशन खुद खाना है। जितना भी अंबानी अडानी के लिए कमीशन है वो सारा खुद खाने के चक्कर में इस तरह के कानून बनाते हैं। जबकि इस पे तो कोर्ट को ही अभी तक सुन के इसको रद्द कर देना चाहिए, इन कानूनों को, कि भाई आप ये कानून बना ही नहीं सकते। अगर हमारी कोर्ट जिंदा होती तो ये कानून अभी तक रद्द हो चुके होते। अगर हमारे राष्ट्र साहब थोड़ा सा भी हमारे किसानों के टुवर्ड्स थोड़ी सी भी अगर दरियादिली रखते तो वो ही इन कानूनों को रद्द कर देते कि भाई ये कानून जो है ये गैर संवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और इनको आप मत बनाइए। लेकिन उसके बावजूद भी नहीं सुन रहे, तो आज लोग खुद सड़कों पे हैं और धीरे धीरे जो है वो हुजूम बढ़ता जा रहा है, लोग बढ़ते जा रहे हैं वहां पे। ये बात नोट करने की है। जितने लोग पहले दिन बैठे थे और आज आप काउंट करेंगे तो लोग वहां पे बढ़ते जा रहे हैं। और अब तो राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, इनफैक्ट महाराष्ट्र से, तमिलनाडु से, वहां से भी किसान अब चलना शुरू हो गए हैं। तो ये सरकार को समझना है कि ये कृषि कानूनों को अपनी ईगो का इशू बनाना है या फिर इनको अपनी कुर्सी गंवानी है। अब ये इनको सोचना पड़ेगा, क्योंकि किसान तो पीछे हटने वाला नहीं। सर, कहते हैं, अब चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे, कि क्या आपके साथ, जो आप किसान आंदोलन में शामिल हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपके साथ मुल्क के और डॉक्टर भी शामिल हैं या सिर्फ आपकी टीम है इसमें? हेलो। नहीं नहीं, हमारे साथ अभी पूरे पूरे इंडिया से तो हमारे साथ बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। और उसके साथ साथ अभी हमारे जो दिल्ली के ही 100 से ज्यादा डॉक्टर्स इकट्ठे हो गए। सिर्फ दिल्ली के बड़े बड़े अस्पताल, एम्स हॉस्पिटल, सफदरजंग, आरएमएल, लेडी हार्डिंग, हिंदू राव, दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल, इसके अलावा और कितने सारे प्राइवेट, मेदांता जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल, ऐसे कितने सारे अस्पताल हैं जहां के डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और वो लगातार आते हैं और लोगों की सेवा करते हैं, वहां पे कैंप्स लगाते हैं हमारे साथ। और अब तो हमारा ये हो गया कि हम 3-3 बॉर्डर्स पे कैंप लगाते हैं, क्योंकि इतने डॉक्टर्स विलिंग हैं जाने के लिए कि अब हमें तीनों उस पे बॉर्डर्स पे हमें कैंप लगाने पड़ते हैं। तो डॉक्टर्स बहुत जुड़ रहे हैं और सब लोग, मतलब ये जन आंदोलन बन चुका है। अब ये किसानों के साथ पूरा इंडिया, भारत खड़ा है। अब सारा हिंदुस्तान एक तरफ है और हिंदुस्तान के जो कुछ हुक्मरान हैं वो एक तरफ है। अब ये देखना है कि जीत किसकी होती है। जी, तो आप लोग ये कहते हैं जो सेवा दे रहे हैं किसान भाइयों को, तो ये बिल्कुल फ्री सेवा है, फ्री मेडिकल सेवा है आप लोगों की तरफ से? जी जी, बिल्कुल फ्री है। सारी दवाइयां हम अपनी तरफ से अरेंज करते हैं, लेके जाते हैं। और उसके अलावा बहुत सारे दरिया दिल लोग हैं जो हमें दवाइयां डोनेट भी करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि सारा खर्चा हम खुद कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, बड़े बड़े बक्से दवाइयों के लेके हमारे कैंप में आते हैं, हमारे पास रख जाते हैं कि डॉक्टर साहब अच्छा काम कर रहे हैं, आप ये दवाइयां जो है आप हमारी तरफ से एक आप ले लीजिए इसको और बांट दीजिए। तो
लोग बहुत अच्छे हैं, और आप आपको सही बताऊं, ये जो इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, ये सिर्फ लोगों की अच्छाई की वजह से चल रहा है। वरना किसान जी अपने साथ ट्रैक्टर, ट्रॉली और खाना तो लेके आया था, लेकिन उसके बावजूद भी काफी सारी चीजें होती हैं जिसको वहां के लोगों ने वॉलंटरली वहां पे मेंटेन किया है। वहां पे अब तो टिकरी और वहां सिंगू पे तो आसपास के लोगों ने अपने घर तक दे दिए हैं कि अगर आप में से कोई बुजुर्ग है, तबीयत ठीक नहीं है, तो आप हमारे घर पे भी रुक सकते हैं। तो इस तरह से एक जन आंदोलन है और जन सहायता से चल रहा है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमारी टीम की, और पूरे, मैं समझता हूँ कि पूरे भारत के लोगों की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। ये नाज़रीन किराम, ये थे धन्यवाद, हमारे धन्यवाद जी बहुत। नाज़रीन किराम, ये थे हमारे डॉक्टर हरजीत सिंह भट्टी, जो हमारे सवालों का जवाब दे रहे थे और किसान आंदोलन पर तफसील से बात कर रहे थे। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हम जल्दी हाजिर होंगे नए मेहमान के साथ और नए मौजू के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।